हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पढ़ेंगे। अभी हम लोग पिछले क्लास में मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल भी देखा था। हम लोग के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है और पूछा भी गया है प्रीवियस पेपर्स में बहुत सारा। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के से हमें ये तैयार करना ज़रूरी है। और आइए हम देखते हैं कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या है। एक बात और, हम क्यों पढ़ें इसे, तो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना होगा लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, ये सब है फार्मूलेशन, तो वहाँ पे इसका यूज़ है। तो आइए हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। आपने कभी बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा होगा। बायो-सेवर्ट का नियम का इसमें यूज़ है कि अगर बायो-सेवर्ट का नियम ये कहता है कि अगर कोई एक लाइन है, लाइन एलिमेंट है, थोड़ा सा ये छोटा सा कोई लाइन एलिमेंट डी एल है अगर, तो इसके वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से अगर इसमें करंट आई हो तो उसके लिए क्या लिखते थे आप कि थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि थोड़ा सा एलिमेंट है ना इसलिए डी एल एलिमेंट है, ये लंबाई डी एल है, तो लिखते थे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सॉरी, एप्सिलॉन नॉट नहीं, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा और अपान में आर स्क्वायर, ये लिखते थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये डी एल साइन थीटा है तो हम डी एल को लिख सकते हैं, इसी को मैं लिख सकता हूँ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल पर वेक्टर इंटू वेक्टर आर अपान में आर क्यूब कर दिया मैंने। अब ये बताइएगा, अगर इसको हम हटाएंगे तो क्रॉस को हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा और एक को आर कट जाएगा, तो देखिए वापस यही आ जाएगा डी एल क्रॉस वेक्टर आर है, अगर क्रॉस हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, डी एल आर साइन थीटा, आर से आर एक कट जाएगा, तो ये जो था ऐसा ही मिल जाएगा। तो ये कहलाता है बायो-सेवर्ट नियम का वेक्टर फॉर्म। तो इसका हमें यूज़ है इसमें। तो आइए देखते हैं। तो मैंने मान लिया कि कोई एक करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ डी एल है, करंट कंडक्टिंग लेंथ डी एल का कोई एलिमेंट है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट एलिमेंट क्या है, डी एल है ऑफ द कंडक्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ, तो बायो-सेवर्ट लॉ की वजह से उस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर डी एल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये रहा बायो-सेवर्ट नियम का वेक्टर फॉर्म। ये बायो-सेवर्ट नियम का ये वेक्टर फॉर्म है, याद रखिएगा। तो ऐसा मैंने लिख दिया। और हम लोगों ने कभी फर्स्ट सेमेस्टर में वो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा था, तो वहाँ पे पढ़ा था एक फार्मूला कि डेल आर टू द पावर एन है, तो हम इसको लिख सकते हैं, एन को आगे लिख दीजिए, एन आर टू द पावर एन माइनस 2 इंटू वेक्टर आर। ये आपने एक फार्मूला पढ़ रखा था, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं इसके लिए। तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल ऑपरेटर, आपको पता है कि डेल ऑपरेटर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यह वेक्टर की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इस पर वेक्टर लगाते हैं। फर्स्ट सेम में पढ़ा है। तो डेल ऑपरेटर 1/r, क्यों ये लगा रहे हैं 1/r के, इसमें हम अप्लाई करेंगे इसको, इसलिए तो 1/r, इसको जरा r को ऊपर भेजिए, तो डेल ऑपरेटर r टू द पावर -1 हो जाएगा। और यही फार्मूला इस फार्मूले पर रख दीजिए, तो n की जगह क्या है, n की जगह -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 आगे, और r के पावर n-2, तो -1 पहले से है, -2 और वेक्टर r। ये बताइए, माइनस तो आगे लग जाएगा और ये जो है r टू द पावर -3 हो जाएगा, नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा और ये वेक्टर r रहा। तो ये यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, फार्मूला बगल में ये लिख दिया गया आपके लिए। और इसको मैं चाहूँ तो इस माइनस को अगर इधर भेज देंगे तो वेक्टर r अपॉन r क्यूब हो जाएगा। तो कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इस इक्वेशन में लास्ट टर्म देखिए, ये पूरा इसका वैल्यू हम पुट कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसको माइनस को इधर लगा दिए और ये वेक्टर r अपॉन में r क्यूब निकाल लिया, और ये जो वैल्यू आई इसको इस इक्वेशन 2 बना दिया, और ये इक्वेशन 1 था, इस 2 को इसमें रख दीजिए इतना की जगह पर, तो ये इक्वेशन ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, डेल ऑपरेट, ये जो डी एल है, एलिमेंट डी एल है, इसको अंदर भेज दीजिएगा, माइनस को बाहर लेते हुए डी एल को क्रॉस ले जाइए, ये क्रॉस है ना, क्रॉस से डेल ऑपरेटर 1/r रख दीजिएगा। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, आपने कभी पढ़ा होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। गलत है, ये डॉट होता तो लिख सकते थे, लेकिन क्रॉस में नहीं लिख सकते, अगर क्रॉस में लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ऐसे ही माइनस अगर इसको हम आगे पीछे कर देंगे, मतलब इसको अगर आगे पीछे कर देंगे तो माइनस हट जाएगा। तब क्रॉस में कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है जब, तो अगर हम आगे पीछे इसको रोटेट करा देंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, आपको ये पता है ये बात। तो यही चीज़ मैं इसको कर दिया, डेल एल को मैंने ऑपरेटर वाले के टर्म को पहले लिख दिया, इसको बाद लिख दिया, मतलब ए क्रॉस बी था तो बी क्रॉस ए लिख दिया, तो माइनस हट जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो गया।
और हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं ये वेक्टर अलजेब्रा, फर्स्ट सेमेस्टर में ये भी हमारा था कि हमने कभी, एक मिनट, इसके हमने कभी पढ़ा था कि ये अगर हमारे पास कोई डेल ऑपरेटर, यहाँ पर डेल ऑपरेटर क्रॉस, इसको हटाना था, डेल ऑपरेटर क्रॉस, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ए क्रॉस बी है या कुछ भी है, ए क्रॉस बी, तो उसको क्या पढ़ा था हमने, ए क्रॉस बी या ए बी है कोई भी कुछ ऐसा, तो ए का जब डेल ऑपरेटर ए के साथ लेते थे तो बी बाहर, प्लस जब बी के साथ लेते थे तो ए बाहर। तो वही चीज़ यहाँ पे फार्मूला है क्या कि डेल ट्रिपल प्रोडक्ट जब लिए थे, वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट आपने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पे डेल ऑपरेटर फाई वेक्टर ए, आप कहेंगे ऐसा क्यों माने हैं, ये दरअसल हम अपने लिए माने हैं। यहाँ देखिएगा ये फाई, इस 1/r को हमने फाई मान लिया, और इस ये ऑपरेटर जो डेल वेक्टर डेल ए है ना, वेक्टर डेल एल है ना, इस पर वेक्टर लगा हुआ, तो इसको मैंने वेक्टर ए मान लिया। तो ज़रूरत पड़ने पर हम वेक्टर ए को डेल एल लिखेंगे, और इसके बाद ये फाई को हम 1/r लिखेंगे। तो बताइएगा इसको हम क्या लिखते थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका ऑपरेटर जब हम फाई के साथ लेंगे तो ए बाहर हो जाएगा, अब प्लस जब हम डेल का ऑपरेटर ए के साथ लेंगे तो फाई बाहर हो जाएगा। तो देखिए यहीं लिखा हुआ है, तो डेल ऑपरेटर फाई के साथ और ए बाहर, प्लस डेल ऑपरेटर ए के साथ तो फाई बाहर, चाहे आगे लिखे चाहे पीछे लिखे। अब इसको देखिए हमने अपने काम के लिए, हमने थोड़ा सा इसको फेवरेबल बनाने के लिए क्या किया कि डेल ऑपरेटर फाई अक्रॉस डेल ए है, यानी कि यहाँ देखिए ना, ये तो अलग चीज़ है ना, ये अलग फॉर्मेट है, डेल क्रॉस फाई ए है, लेकिन यहाँ पे देखिए डेल के साथ समथिंग है, फिर क्रॉस वेक्टर ए है। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ देखिए डेल ऑपरेटर कहाँ है ये, हाँ, डेल ऑपरेटर फाई अक्रॉस वेक्टर ए है, मतलब ए की जगह पर ये है, क्रॉस है, फाई की जगह 1/r सही है, और डेल ऑपरेटर ये, मतलब इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको यही छोड़िए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो इतना माइनस ये आ जाएगा। तो देखिए डेल ऑपरेटर फाई ए माइनस ये पूरा इक्वल टू कितना, ये पूरा यहाँ रहा। तो अब हमने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर 1/r को हम फाई कहेंगे और डेल वेक्टर एल को हम इसको कहेंगे वेक्टर ए। तो यही वैल्यूज़ हम जा रहे हैं इसमें पुट करने, या फिर यूँ कहिए कि इस पूरे की जगह पर यही वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहाँ की जगह पर हम यही अभी अभी जो निकाल रहे हैं ये वाला पूरा वैल्यू, इसका ये पूरा ये वैल्यू हम पूरा यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ फाई की जगह 1/r रख के, ए की जगह पर डेल एल ऑपरेटर रख के, डेल एल वेक्टर डेल एल रख करके, तो यही पुट करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर डेल ऑपरेटर ऐसे ही रहेगा, देखिए ये ऐसे रहेगा, क्रॉस फाई की जगह क्या था बेटा, 1/r था, 1/r, ये 1/r है, और वेक्टर ए की जगह क्या था, डेल एल था, वेक्टर डेल एल 1/r, तो वैसे ही रह जाएगा 1/r इंटू वेक्टर डी एल, तो यही ना आएगा वेक्टर डी एल अपन आर, माइनस ये माइनस फाई की जगह 1/r था, मैंने कहा था फाई की जगह 1/r है, 1/r रखिए, डेल ऑपरेटर वेक्टर डेल एल, वेक्टर ए की जगह वेक्टर डी एल था, ये रख दिया। इक्वेशन नंबर 4 हुआ। तो अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसका वैल्यू हमें निकालना था, ये वैल्यू से निकल गई, ये वैल्यू निकल गई, तो यही वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए यहीं पर इस इक्वेशन में, थर्ड में। तो 4 को यूज़ करिए थर्ड में, यही लिखा है, यूज़ किया 4 को थर्ड में। तो डेल बी डी बी मतलब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू μ0I/4 ये पूरा वैल्यू की जगह पर हमारा ये पूरा रख दिया, आके पुट कर दिया, डेल ऑपरेटर ये पूरा ऐसा एज इट इज़, इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। अब सुने, क्योंकि हमारा ये जो डी एल है, ये डी एल एक हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा एलिमेंट लेंथ है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पे ऑपरेटर लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है, तो इसलिए ये 0 आएगा। तो ये पूरा अगर 0 कर देंगे टर्म तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, μ0I/4 डेल ऑपरेटर इंटू DL/R, यही आपका बचेगा। तो ये देखें, ये रहा, तो μ0I/4 इंटू डेल ऑपरेटर इंटू DL/R, सेकेंड वाला टर्म 0 हो गया, ये इक्वेशन 7 हो गया। अब बताइएगा, हमें तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, हमें पूरा निकालना है, तो पूरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये तो b हो जाएगा। अब μ0/4 ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ दीजिए, तो डेल ऑपरेटर इतना ये क्रॉस, और ये आई को अंदर ही भेज दीजिए इसी के साथ, क्योंकि आई डी एल साइन थीटा होता है ना, तो इसी के साथ हमने भेज दिया, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल यहाँ भेज दीजिए। वैसे आप कहेंगे सर ये भी तो कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, लेकिन आप भेज दीजिए इसके साथ, क्योंकि आई डी एल साइन थीटा एक साथ ही पूरा होता है, तो इसलिए कोई इशूज़ नहीं है, तो मैंने ये भेज दिया यहाँ पर। तो अब देखिए, अगर मैं चाहूँ तो इस 4 को भी अंदर कर दें, आप कहेंगे क्यों कर रहे हैं, अभी बताएंगे क्यों किया है मैंने। तो इस 4 को अंदर के साथ लिख दिया, डेल ऑपरेटर को ऐसे ही, ये जो इंटीग्रेशन है वो तो इस पर लगेगा नहीं, और आपको पता है कि डेल ऑपरेटर तो एक ऑपरेशन होती है, तो इस पर तो लगेगा नहीं, ये तो फाई लगा दिया मैंने इस पर डायरेक्ट, मतलब डेल ऑपरेटर को बाहर कर दिया, ये कांस्टेंट को अंदर भेज दिया, ये और आई डी एल वेक्टर आर,
अब आपको एक बात पता होगा कि ये डेल एल के साथ ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, क्रॉस समथिंग है। और आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, यानी कि जो कर्ल होता है, ये देखिए इसको हम कर्ल भी तो कहते हैं। डेल, अगर यहाँ पे डेल ऑपरेटर इनटू वेक्टर ए है तो इसको हम कर्ल ऑफ ए भी तो कहते हैं, इसको कर्ल ऑफ ए भी तो कहते हैं। तो कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे कर्ल किसी वेक्टर का होता है, तो ये, और जबकि डाइवर्जेंस जो हम लेते हैं या ग्रेडियंट लेते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो ग्रेडियंट जो होता है किसी स्केलर क्वांटिटी का होता है, और डाइवर्जेंस जो होता है वो किसी वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। ग्रेडियंट भी डॉट प्रोडक्ट होता है, डाइवर्जेंस भी डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन का होता है, जबकि डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का होता है, और जो कर्ल होता है वो भी किसी वेक्टर का होता है। तो ये पूरा जो है कोई एक वेक्टर होगा, तो इस वेक्टर का अगर कर्ल लेते हैं हम तो क्या दे देता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यही पूरी जो ब्रैकेट की क्वांटिटी, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और यही हमें फाइंड करना था। तो इसको किसी भी एक अलग एक टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वही हमने यहाँ पे कह दिया कि वेक्टर ए से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसी वेक्टर ए का वैल्यू ये पूरा हो गया, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अगर आपके पेपर में पूछेगा तो यहाँ तक लिखने के बाद कहेंगे दिस क्वांटिटी इन ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है, द कर्ल ऑफ द क्वांटिटी इन ब्रैकेट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दस द क्वांटिटी इन ब्रैकेट इज अ वेक्टर, क्योंकि इसका कर्ल लेने पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, इसलिए ये भी क्या होगा आपका, वेक्टर होगा। इसी वेक्टर को हम कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ये हुआ आपका कंप्लीट, और ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप इसे तैयार करेंगे। और यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि द क्वांटिटी इन विद इन द ब्रैकेट इज अ वेक्टर, ब्रैकेट की जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि कर्ल किसी वेक्टर का होता है। आगे कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 9 इट इज़ क्लियर दैट देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर सच दैट, इससे यह क्लियर है कि कहीं यहाँ पर एक वेक्टर इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि जिसका कर्ल लेने पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्राप्त हो जाता है। तो इस वेक्टर को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। तो यही इसी वेक्टर को आपने वेक्टर ए का दिया, डेल ऑपरेटर वेक्टर ए के साथ क्रॉस लेने पर या कर्ल लेने पर वेक्टर ए का बी मिल जाता है, इसलिए हम इसको इसके जगह पर वेक्टर ए का देंगे। यही हमारा हो गया कंप्लीट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयार करिए इसको और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।